That's why he confessed. It's happening, but doing nothing to try to stop it. Did the police under your command do enough to stop the riots? Not only enough, but excellent work they have done. Everyone we've spoken to said that the police did absolutely nothing. This is absolutely false propaganda. This is not False true. propaganda. Say more. Who is perpetuating this false propaganda? That the information I'm reporting is taken from what I have seen with my own eyes. These are also false propaganda. False propaganda. मोदी जी को मीडिया का फ्रीली घूम के फ्रीली जर्नलिज्म Top false propaganda of Modi ji. It's top false. Okay, let's start. भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। ये हमारा डिस्क्लेमर रहेगा। और इस वीडियो के लिए मैं एक एडिशनल डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस बनाई हैं, ये वीडियो बाय फार उनमें से सबसे लंबी होने वाली है। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चला कि अभी मोदी जी का बर्थडे था और वो 75 इयर्स के हो गए हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मोदी जी मैं आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जन्मदिन मनाता भी नहीं। फिर भी मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि गिफ्ट तो मैं दे के रहूंगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मोदी जी को आखिर मैं क्या दे सकता हूँ, उनकी लाइफ में क्या ही कमी होगी। मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अच्छे विपक्ष का अभाव ही मैं कमी महसूस करता हूँ। तो मोदी जी के ये बताने पर कि उनके लाइफ में सबसे बड़ी कमी एक अच्छे ऑपोजिशन की है, मैंने डिसाइड किया कि आई ट्राई टू बी द ऑपोजिशन ही नीड्स एंड गिफ्ट हिम अ वीडियो व्हिच हैज एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? इससे कमियां दूर होती है, अच्छाइयां उभर करके धीरे धीरे डेवलप होती है। I और इसीलिए मैं मोदी जी को I agree with that sentiment, Modi ji. Thank you. Also, guys, just to let you know, this was done by Being Human. He's a friend. He has put a lot of work into this video, clearly as you can see. And if you don't know Being Human, he has been making memes for years. Like, I feel like there were these early videos that used to go viral, no, of Modi ji doing like dun 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 and those sort of memes. All Being Human. Legend. This guy is a legend. So if you haven't already subscribed to him, follow him, etc. Oh, I should become a member. Yes, I will. Ramit, I'm going to become a member. Also, thank you for letting me create this reaction video. जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? इससे कमियां दूर होती है, अच्छाइयां उभर करके धीरे धीरे डेवलप होती है। Agreed. और इसीलिए मैं मोदी जी को कॉन्स्टेंटली अपने वीडियोस के थ्रू क्रिटिसाइज करता रहता हूँ, ताकि वो अपनी कमियों को दूर करके अच्छाइयों को डेवलप कर पाए। You're right. और इसलिए मेरी हर वीडियो पब्लिश होने के बाद विदाउट फेल मोदी जी ने मेरे डीएम्स में स्लाइड इन करके मुझे हमेशा याद दिलाया है कि आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। इसलिए मैंने इस वीडियो में कंपाइल किए हैं मोदी जी के 75 गोल्ड माइंड मोमेंट्स। और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप मोदी जी की रियलिटी अच्छी तरीके से जान जाएंगे और आपको असली मोदी के दर्शन होंगे। Sorry, why did he use this clip here? I love it. I love it. It's such subtle commentary he does, though. आप मोदी जी की रियलिटी अच्छी तरीके से जान जाएंगे और आपको असली मोदी के दर्शन होंगे। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। और ट्रूएस्ट सेंस में मोदी जी के दर्शन करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पिछले 11 साल से कंप्लीट मीडिया कंट्रोल के थ्रू मोदी जी की एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड इमेज हमारे सामने पेश की गई है। तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल। और लोगों को एजुकेट करने के इस एफर्ट में मैंने कंपाइल किए हैं द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम मोदी जी's एंटायर पॉलिटिकल साइंस करियर। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एपिक काउंटडाउन विद अ मोमेंट दैट विल ऑलवेज बी द मोस्ट मेमोरेबल टू मी, बिकॉज कनाडा में दी गई मोदी जी की 2015 की स्पीच लिटरली चेंज माय लाइफ, स्पेशली दिस पार्ट जहां वो क्रांति लाने की बात करते हैं। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, वीड एनर्जी, Classic. बहुत बहुत मुबारक। तो ये 16 सेकंड की मीम वीडियो That was in 2015. Oh, holy shit. Weed energy. I love weed energy.
दिस पार्ट जहां वो क्रांति सोलार एनर्जी Wind energy. वीड एनर्जी He was saying wind energy, by the way, in case you didn't know. वीड एनर्जी बहुत बहुत मुबारकां। तो ये 16 सेकंड की मीम वीडियो वाज द फर्स्ट एवर पॉलिटिकल वीडियो आई क्रिएटेड एंड अपलोडेड, और उसके बाद मैं कभी नहीं रुका। तो यही तो मेरा काम है। तो विंड को मिस प्रोनाउंस करके मेरी लाइफ में डिसेंट की एनर्जी भर देने के लिए आई रियली वांट टू थैंक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। Oh my God. तो चलिए चलते हैं गोल्ड माइन। Sorry, that was ANI. Shit. Sorry, स्मिता प्रकाश, वो मेरी गलती नहीं थी, उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक डालना प्लीज। रमित इज ऑलरेडी यूज्ड टू योर कॉपीराइट स्ट्राइक, मैंने नहीं किया कुछ। स्मिता प्रकाश एंड लॉयर टीम ऑफ स्मिता प्रकाश, you understand, this is a reaction video. मोमेंट नंबर 2 की तरफ, which has 2 more epic slips of tongue by आदरणीय मोदी जी। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान What? क्या बोले मैं समझा नहीं। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब स्पीच में की गई कुछ ऐसी Okay, I गलतियां had जो no अगर idea राहुल this गांधी ने happened. करी होती तो एनसीईआरटी की बुक्स में आज उसके चैप्टर छप गए होते। That's I true. believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. Investigating in a girl child. ये क्या बोले मैं समझा नहीं। Investigating Okay. in a girl Slip of tongue. child. Faux pas. और इसे कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप अल्ट्रा प्रो मैक्स, which takes us to moment number 3, the Snoopgate scandal of Amit Shah and Modi ji. Cobra post Sorry, that escalated quickly. Is he going to talk about the Snoopgate thing? Okay. I did not expect it to escalate so quickly. और गुलेल.com इन 2 खोजी वेबसाइटों ने पर्दाफाश किया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक महिला की जासूसी की है। मतलब गुजरात के सीएम रहते मोदी जी पर एक जवान लड़की को स्टॉक करने के एलिगेशंस लगे थे, और ये एलिगेशंस लगाए थे गुजरात के एक बहुत ही हाई रैंकिंग आईएएस ऑफिसर ने। मैं उस वक्त डीएम भुज था, तो स्टेज के ऊपर इनको पहली बार मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करा गया। इस दिन को हिल गार्डन का इनॉग्रेशन था। तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। Holy और इस Snoopgate की shit. न्यूज़ Also, that's Ajit Anjum right there. मोदी ने कराई जासूसी. In case you don't know, guys, I think he'll explain it maybe. I don't know. But Modi ji was accused allegedly Amit Shah के साथ for having weird, very stalkery surveillance on this girl. Yeah, it was called Snoopgate, and there were reports done on it long time ago. This was a major fail. Yes, I agree. मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। और इस स्नूपगेट की न्यूज सबसे पहले विद एविडेंस तब बाहर आई जब गुजरात में चल रहे फेक एनकाउंटर Yeah. केसेस में एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया, और Yeah. उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऑडियो टेप Single. सामने आई जो खुद इस पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करी थी, जहां तब के गुजरात होम मिनिस्टर अमित शाह इस पुलिस ऑफिसर से उस लड़की पर चल रही जासूसी की मिनट मिनट की खबर ले रहे हैं। The Gujarat police apparatus used its sweeping powers to rigorously monitor every private moment, every personal conversation. Strict orders were given to closely observe and Wait, what is every that? private Sorry. moment, every personal conversation. Strict orders Sir, powers that to boy- rigorously monitor every private moment, every What personal happened at the airport? Sir, that boy dropped her off and left. Our men are still there another 10 minutes before flight takes off. conversation. Strict So watch out as she is going out with someone. orders were given Okay, to closely okay. observe and profile Sir. all It is the boy who is coming to see her. those who met her. Shah was particularly interested in knowing the The fact is that Sahib gets all the information, so the thing is that our loopholes might get found out. men that Madhuri was meeting. Shah even wanted to know who Madhuri was dating or planning to get engaged to. इन टेप्स में रिकॉर्ड हुई कई घंटों की कॉन्वर्सेशंस में अमित शाह बार बार एक साहिब का नाम लेते हैं, जिनके कहने पे इस लड़की की लाइफ की छोटी से छोटी मूवमेंट को ट्रैक Sahib. Listening to the conversations, it appears that as far as the people involved in the operation were concerned, there was no confusion as to who this Sahib was. Sorry, in case this is new for people, yeah, this is actually documented stuff. This has happened. It has been, it's ancient past now, but yeah, now people whisper her names in the corridors of power. What happened to that girl? Where did she go? Rumors are that she was sent off to the Americas
because the dad came in and he gave a statement to the media, the dad of the girl who was being stalked, that Modi ji told him to stalk her because he was worried about who she was meeting, where she was going, and then they shipped her off to the US. And then soon after, Modi ji ka US visa cancel ho gaya tha because of activities that he did. You remember, like, yeah. So the first thing he does after becoming prime minister is he goes to the Americas, and he keeps going to the Americas. Now nobody can stop him. Not saying that he's meeting anyone there. No, that's not what I meant. I'm just saying these are all rumors that I have heard, allegations that have been circulating around for years, is what I'm telling you. Look, my question to you. I'm not even telling you her You name. have worked with Amit Shah for a very long time. Do you believe the voices that of Amit Shah? जो आज छोकरो जो आओ ना जी 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 सर को ध्यान दे बिल्कुल बिल्कुल तो શું સાહેબ ને માહિતી તો મળે જ છે ભાઈ આપણું બધું છિદ્રો દેતા जी जी सर Can you identify that voice That's Arnab. as his voice in the tapes? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही है सुप्रीम कोर्ट देख रही है What is your view? सुप्रीम कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए कल Oh, उसको इधर मत लाइए बोल दिया हमने और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते ये तरीका ठीक नहीं ये तरीका ठीक नहीं And then wait, that was Modi ji scolding Arnab Goswami, by the way. I've seen this video a long time ago. Like, listen to the voice. What is your view? Arnab Goswami. सुप्रीम कोर्ट चले जाइए कल उसको इधर मत लाइए बोल दिया हमने Yeah. और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते ये तरीका ठीक नहीं ये तरीका ठीक नहीं And then surprisingly, or rather not so surprisingly, मोदी जी अकेले इंसान नहीं थे जो अपनी डिफेंस में बाहर आए. खुद स्टॉक की गई लड़की के फादर ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उन्होंने खुद मोदी जी को अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए कहा था फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और वो भी कोई रिटर्न एप्लीकेशन या ऑफिशियल मींस के थ्रू नहीं, बल्कि सीएम मोदी को एक बार ओरली कहा था. तो मेरे हिसाब से इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो मोदी जी के बेस्टी थे और या तो उस लड़की के फादर मोदी और शाह की पावर से डरे हुए. Yeah, I mentioned this, yeah. पूरा ही डरा हुआ महकमा है गुजरात में, एंड आई कैन स्टे दिस ऑन ओथ. ये जो गुड गवर्नेंस की जो बातें हैं बिल्कुल गलत बातें हैं. देयर इज नो गुड गवर्नेंस, देयर इज गवर्नेंस ऑफ फियर. डर की गवर्नेंस है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस एनवायरनमेंट इन द कंट्री. अब मोदी जी के गुजरात मॉडल का सबसे विशियस रूप तो 2002 के एंटी मुस्लिम वायलेंस में देखने को मिला था, जहां पर 3 दिनों में 1000 से 2000 भारतीय मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था. गुजरात के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और एक सीनियर एक्स बीजेपी मिनिस्टर ने इस वायलेंस में मोदी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने के आरोप लगाए, पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का जजमेंट अपहोल्ड करते हुए मोदी जी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि उनके अगेंस्ट कुछ क्लियर एविडेंस नहीं मिला. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इस पूरे केस का सबसे मेमोरेबल मोमेंट तब सामने आया था जब एक स्टिंग ऑपरेशन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी यानी संघ परिवार के डिफरेंट मेंबर्स ने ना ही सिर्फ वायलेंस में अपना रोल बताया, बल्कि मोदी जी का रोल भी क्लियरली स्टेट किया था और हाईली अप्रिशिएट भी किया था. जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है कोई नहीं कर सकता. तहलका किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा. जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा. 3 दिन का मोहलत दिया था. 3 दिन में जो कुछ करना करो, कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना. Oh, I remember this. जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया. उन्होंने जज बदले और जज बदल के Did you hear what he said? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया. उन्होंने जज बदले. उन्होंने जज बदले हैं. जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की. सेटिंग और की. नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया. तो हम नहीं छूट सकते. अब हो सकता है कि By the way, this was the time when there used to be some semblance of investigative journalism. There was this magazine for all the youngs who don't know called Tehelka, and this Cobra Post was also there later, who did like sting operations like this and investigative journalism. Some classic reporting has been done by Tehelka. I don't know if it's still available online. And the editor-in-chief of that magazine is a creep. But still, the work that Tehelka did was actually quite stunning back then.
कि नरेंद्र भाई ने शायद खुद को भी ऐसे ही छुड़वाया हो, या ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट हो और ये संघ परिवार के लोग स्टिंग ऑपरेशन में सरासर झूठ बोल रहे हो। 2002 में ऐसा किया वैसा किया ठीक लगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस के दिमाग में मुस्लिम वोट बैंक है। मीडिया के भी जो हमारे सेकुलर फौज है, कुछ लोगों को उसी बातों को लेकर के विदेशों से पैसे मिलते हैं। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, हमको तो जेल से नरेंद्र भाई। आपको लगता नहीं कि आपको अब समय आ गया है, आप भी माफी मांग लें? ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है? Silence. No पछतावा. That's a very long silence. पर ऐसा नहीं है कि मोदी Oh my god, that is so uncomfortable. I forgot about that. Thank you, Being Human. Good god, I totally forgot about that clip which he just showed. Also, Cobra Post hit the roof with Sudhir Chaudhary. Yes, in case you don't know, Sudhir Chaudhary, the reason why he's called Tihadi is because he went to Tihar for apparently taking a bribe, and that was a sting operation that was done by this organization called Cobra Post. Yeah, so there is a relationship there also, Tihadi ke saath. But dude, this clip, I totally forgot. Just so uncomfortable. 3 दिन में जो कुछ करना करो, हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। आपको लगता नहीं कि आपको अब समय आ गया है, आप भी माफी मांग लें? ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है? Oh my god. Oh, this is so uncomfortable. पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने माफी मांगने वाले सवाल का कभी जवाब नहीं दिया। He had told the nation to never forgive him. अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए। क्यों? कतई नहीं करना चाहिए। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। Oh shit. He had said it before also. सेम थिंग, चौराहे पे खड़े रख के फांसी दे देना। माफी क्या मांगते हो, फांसी दे दो। एंड डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो में वही बोला था। शिट, I didn't know he had said this before. ये क्या बोले मैं समझा नहीं। चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। तो अगर आपको ये डायलॉग थोड़ा सुना सुना लग रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि यही चौराहे पे खड़ा करके सजा देने वाली लाइन मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के डिजास्टर को डिफेंड करते हुए यूज की। थैंक यू। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। 50 दिन दे दो। दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। क्लासिक, क्लासिक, चौराहे पर फांसी देने के लिए। क्लासिक। अब मोदी जी हमेशा ये सऊदी स्टाइल ऑफ जस्टिस यानी चौराहे पे सजा देने वाली अनाउंसमेंट कर तो देते हैं, पर उसके बाद अपनी गलती मानने से ही बिल्कुल इनकार कर देते हैं। नोटबंदी के बाद यूपी Yeah, it's actually true. I mean, think about it. So first he says, I won't apologize. Because why apologize? Just punish me for it. Like, चौराहे पे खड़े हो जाऊंगा, फांसी दे देना. Extreme punishment. But then if you don't accept that you have made a mistake, then you don't give an apology and you don't accept a mistake. So you don't get punished. Because who is deciding? You are deciding whether it's a mistake or not. So it's a great strategy. Friends, there are many things you must learn from Modi ji. This is one of them. Just a small interruption. Next time someone accuses you of something, just say, I don't apologize for things. Because why would I apologize for things? What will you get out of it realistically? But if I am found that I have done this, then please, I will jump off the roof, or you can hang me. Give me extreme punishment. You can stab me. Do whatever you want. Right? And then when you actually get caught doing the mistake or doing something wrong, you can be like, what are you talking about? This is not true. मैंने थोड़ी बोला. Who accepts that it's a mistake? I accept that it's a mistake. I haven't accepted it's a mistake. So what are you talking about? What? Why would I jump off the roof now? I don't know. I didn't say it's a mistake. You are saying it's a mistake. तेरे बोलने से क्या होता है भाई? Great strategy. Thank you, Modi ji. Thank you. यूपी का चुनाव हमारे विरोधी नोटबंदी के मुद्दे पर लड़े थे और यूपी की जनता ने उनको ऐसी मुंह की थप्पड़ मारी है कि नोटबंदी का नाम नहीं लेते। Oh, आपने कहा कि ब्लैक मनी पर बहुत बड़ा अंकुश लगा,
फिर लोग इस चुनाव को देखते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, जस्ट पॉइंट आउट कि अरे लोगों का सपोर्ट है मेरे पास. Also, Neil is saying going to use this line next time traffic cop stops me. Yes, exactly. What I should use is my number of subscribers. I should say कि अरे तू बोलेगा उससे क्या होता है? I have the support of 100,000 people on YouTube. Oh, I can add Twitter and Instagram. I have a support of 400,000. 4 लाख लोगों का support है मेरे पीछे. तमाचा मारेंगे तुझे. तू एक आदमी, you are accusing me of something. 4 lakh people are with me. You are one person. Great strategy. Become an influencer. टैक्स डिपार्टमेंट की ईडी को रेट देखते हैं और तमाम जगह पे ब्लैक मनी रिकवर हो रही है। कहते हैं मोदी जी ने तो कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, फिर ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं बताता हूँ। डीमोनेटाइजेशन में जो 500 और 1000 की करेंसी बैन की गई थी, उसमें से 99.3% बैन करेंसी बैंक में वापस आ गई थी। मतलब मोदी जी ने 86% ऑफ कैश एंड इकोनॉमी बैन करने के बाद भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 0.7% ब्लैक मनी साफ किया। हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है नहीं मोदी जी ने अच्छा किया। क्लासिक। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो मोदी जी ने ब्लैक मनी के सारे रास्ते बंद करने की जगह एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और इसीलिए जहां नोटबंदी की अपनी पहली अनाउंसमेंट में उन्होंने 78% ब्लैक मनी की बात की थी और 22% फेक नोट्स की, वहीं अपनी 20 दिन बाद वाली स्पीच में मोदी जी ने पूरा फोकस ब्लैक मनी से हटाकर डिजिटल पेमेंट्स पे कर दिया। इसीलिए उनकी बातों का 73% फोकस इस बार कैशलेस पेमेंट्स पे था। If you wanted to digitize, if you wanted people to use less cash, you could have asked them nicely. You didn't have to shock the system and kill civilians in order to get people to start using. Dude, wait, that's Dhruv Rathi on a news panel. When was that? Wait, Dhruv Rathi used to come on a news panel in 2016? Bhai, what? I thought he went viral in 2017. That's crazy. Also, Faye D'Souza, of course. PTM. नहीं मोदी जी ने अच्छा किया। By the way, Paytm, just as a reminder, the day demonetization happened, the next day, Paytm had full-page newspaper advertisements with Paytm karo. Congratulations, Honorable Prime Minister Modi ji, for taking a bold decision. You cannot do that in a realistic way because you have to book those ads in advance. So maybe if Paytm, the only way you can do this probably is that if Paytm already knew that this was going to happen and then they place an ad in advance and then this happens. Otherwise they'll have to pay a shit ton of money. I don't know what they did, but okay. अच्छा किया। पर मोदी जी ने सबसे अच्छा तो एक्चुअली ये किया कि देश को 50 दिन का गाजर पकड़ा के ये मुद्दा हमारे देश की कलेक्टिव मेमोरी से ही वाइप आउट करवा दिया। Oh yeah, he used his mom as a prop. Oh my god, I totally forgot. Yeah, he made his mom go and exchange money in a bank. And they showed her doing that. Why would you do that? You could have gone, अरे मोदी जी ने खड़ा होना चाहिए था यार. Like, what is this? I would not let my old wheelchair riding mom stand in line to collect this money. Are you kidding me? I would go myself and show people. I mean, anyway, never talk about his mother. Problem हो जाता है। दिन का गाजर पकड़ा के ये मुद्दा हमारे देश की कलेक्टिव मेमोरी से ही वाइप आउट करवा दिया। उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देश देखता है, देश देखता है। हाँ, देश देखता तो सब है पर शायद याद कुछ नहीं रखता। इसीलिए जैसे हम मोदी जी का ये 50 दिन वाला झूठ भूल गए, वैसे ही हम उनका एक 100 दिन वाला झूठ भी भूल गए जो उन्होंने पीएम बनने की कैंपेनिंग के टाइम 2014 में चिपकाया था। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 2 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही
एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैं पाई पाई वापस लाऊंगा, एक एक पाई लाई जाएगी। और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। Oh my God, this is such a blast from the past, man. Oh, yeah, I remember this. This is such a big talking point back then, no? Black money लेके आएंगे स्विस बैंक से, सबको दे देंगे वापस. Honest people will be rewarded because all these black money people need to be punished. Amazing. God, feel so gaslit sometimes. The entire country needs to feel so gaslit. We've forgotten all of this, no? Yeah, I mean, I remember it, but I don't remember it. I think that's why one of the reasons why this video is so good. Whatever I've seen till now. I mean, Ramit has done a lot of work. As I said, Being Human has done a lot of work. It's a good reminder, man. It's absolutely a good reminder. गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। A few moments later. प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। और मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर भरोसा है। लास्ट मेंशन ऑफ ब्लैक मनी। हाँ तो मित्रों, भरोसा और इंतजार रख के मजा तो आ रहा है ना? मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार बनाने के बाद सबसे पहले तो मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला कि स्विस बैंक्स में कितना ब्लैक मनी स्टैश्ड है, इसका उनके पास कोई एस्टिमेट ही नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास है, जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं है। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। दैट्स राइट। देखिए, एक गारंटी तो मैं क्लासिक, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई मोदी जी के पास जाके उनके 2014 के प्रोमिसेस का हिसाब मांगे तो वो पक्का यही कहेंगे। आप मुझे लाख कोशिश करें 2014 में ले जाने की, लेकिन मैं देश को 2047 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। चलिए, That's true. Yeah, you keep living in 2014. You keep reminding him about his promises. If he said something today, technically it doesn't mean anything because Modi ji doesn't go back. Modi ji says things. Again, another great trick. Thank you, Modi ji. What genius ideas you are giving us today. Another great trick. Next time you promise something to someone, right? Like for example, oh yeah, I will come to your birthday. Sure. Then you don't go to the birthday. Then like, your friend is like upset. They're like, why didn't you come for my birthday? You prick. What are you doing? You can be like, I don't live in the past. I said it last week. What does that matter? I live in the future. I live in 2047 Viksit Bharat, okay? Promises don't matter. To you, how much you will try to take me to last week, I will not go there. I live in the future, bro. Love it. And Manak Gupta is also so amused. He's like, hey, yes, thank you. ये तो 2047 की बात से चलते हैं नेक्स्ट गोल्ड माइन मोमेंट की तरफ, जहां मोदी सरकार के को ओनर मुकेश अंबानी जी ने मोदी जी को 75th बर्थडे विश करते हुए एक ही मन्नत मांगी। It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. तो अंबानी साहब चाहते हैं कि मोदी जी एटलीस्ट 2047 तक पीएम बने रहें। मतलब मोदी जी को मिनिमम टू मिनिमम 97 की एज। I don't know why this woman is such a great meme. Like I've seen her so many times. I think Being Human is the one who made this woman a meme. I don't know who this is. Wait, is this Chanda Kochar by the way, guys? Who is this? Chat, do you know who this is? जी एटलीस्ट 2047 तक पीएम बने रहें। मतलब मोदी जी को मिनिमम टू मिनिमम 97 की एज तक तो प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहिए। अब आपका तो पता नहीं, पर मुझे ऐसी नॉनसेंस बात सुनने के बाद रूबिका के सवालों में सेंस दिखना शुरू हो गया है। आपकी एक्सपायरी डेट है मोदी जी? तो एक्सपायरी डेट का असली जवाब मोदी जी ने रूबिका के साथ अगले इलेक्शन वाले इंटरव्यू में दिया था, जहां उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका
कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। यस, कोई शायद कोई दैवी शक्ति Love it. कहो, कोई ईश्वरीय Love शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। पर मतलब संभव क्या नहीं है मोदी जी आपके लिए? नॉन बायोलॉजिकल बर्थ, 56 इंच की छाती और 97 इयर्स तक पीएम। मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के अंध भक्तों ने तो जो मुमकिन की डेफिनेशन चेंज करी है ना, उसके बाद तो अब मोदी जी को साक्षात भगवान मानना भी उनके लिए नामुमकिन नहीं रहा है। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। Oh my God. पैदा लिया है मोदी जी। और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush, Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. एक सेकंड चुप रहो। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान उनका नाम है भगवान। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या भक्ति है, क्या निष्ठा है। Oh my God, guys, this. Sorry, I have to say something in case you didn't notice. There is a reason why they're called bhakts, by the way, because of that shit. It makes sense also when you think about it, right? Religion, भगवान फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे हर्ट सेंटिमेंट्स का कंट्री है ना, लाइक एवरीबडी गेट्स सो हर्ट विथ एवरीथिंग दैट इज सेड अगेंस्ट अ गॉड और व्हाटएवर. The thing is, we humans are arrogant enough to assume that if there is a god, which is still doubtable, but ठीक है, let's assume there is an all-powerful, mighty being out there who's like all-powerful, like omnipresent, all-powerful, lives in the past, present, future, all the things. Unlike Modi ji, they also live in the past, okay? Now that God, it's really arrogant of a puny ass human being who lives for whatever 70 years on an average to assume that we can protect them from other human beings who are also puny ass. So if random human says something about my God, who is all powerful, I am there in standing in protection. It's like, मैं protect करेगा भगवान को. Well, like, चूहे साले भगवान को protect करेगा तू? छचुंदर, what is wrong with you? It's the same thing. Modi ji, because these bhakts think that he's God, that is why Modi ji can do drama like, अरे मेरे को गाली मारी, oh my God, my mother was insulted, गाली मारते हुए मेरे को इतना सारा. And bhakts are like, oh my God, Modi ji, we will protect you. But they will also be like, Modi ji, you're all powerful, you're Vishnu avatar and all that shit, you're super powerful. But oh my God, Modi ji, we will protect you. Oh, and Modi ji should be like, साले चूहे, तू क्या प्रोटेक्ट करेगा बे मेरे को? डोंट यू सी माई जेड सिक्योरिटी? तू प्रोटेक्ट करेगा? छछुंदर, राशन खा जाके, 80 करोड़ लोगों को राशन देता है मैं, भगवान है मैं, नॉन बायोलॉजिकल. I mean, the arrogance of these bhakts, I tell you. The arrogance of these bhakts. मोदी जी को भगवान भी बोल दिया और प्रोटेक्ट भी करते हैं. उनको क्या प्रोटेक्शन चाहिए? तू छछुंदर, तू चूहा, तू human, puny. We are तो even lower than that, by the way. The people who are not bhakts, Modi bhakts, we are even lower than that. We don't even pretend. तुम लोग pretend कर रहे हो. मोदी जी all powerful. तू काय को प्रोटेक्ट करता बे? Same logic. Sorry, that rant had to happen. न्यू इंडिया में मोदी जी की सेवा ही सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है और उनकी पूजा ही अब हमारा असली धर्म. और इस हिसाब से आज के सबसे आदर्श बालक हुए हमारे मीडिया वाले, क्योंकि उन जैसी भक्ति और कंप्लीट डिवोशन इन सर्विंग मोदी जी कितनी अनपैरेलल्ड है, ये हम उनके 2024 इलेक्शन से पहले किए गए मोदी इंटरव्यूज में साफ साफ देख सकते हैं. मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौली हौली हो जाएगा प्यार, अब की बार चाकू पार दिल. Oh my God, I remember. It's so cute. Me and Medis, I did a reaction on this. Smita Prakash को formality है. का भंवर करे पुकार, अब की बार 400. Oh my God. प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं. तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी. मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक. My God. कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए. और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार,
अब की बार फिर से मोदी सरकार। This feels so bad. Oh my god, this is PTSD हो गया मुझे suddenly. PTSD हो रहा है. Dude, do you remember, chat, how these liars, these absolute crooks in the media were doing this shit a year ago, and then they came out of it as if nothing happened. Zero consequences of saying anything. I wish sometimes I didn't have a conscience. I wish sometimes I was like Navika Kumar. I can just say whatever I want and not care. I'll just be like saying whatever I want, and it's like consequences, no consequences. Because tomorrow, if someone confronts me, I'll be like, I don't live in the past. I live in the future. I live in Viksit Bharat 2047, bitches. So please, do not hold me accountable. तुम पास्ट में जी रहे हो। कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? Oh my God! जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। बहुत सही कहा आपने। तो मानो या ना मानो, पर इंटरव्यू के नाम पे मोदी जी की इलेक्शन कैंपेनिंग करने के बाद भी जब गोदी मीडिया ने अपने फुल टॉस सवालों को बाउंसर बोल के इंटरव्यू खत्म करने की कोशिश की, तो शाबाशी की जगह मोदी जी ने फटकार का मास्टर स्ट्रोक लगाया। बहुत सॉलिड इंटरव्यू था, मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये मेरा आप लोगों से शिकायत है। यस, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह। CEO of NDTV, by the way. You know why he's CEO of NDTV now? Adani ka channel, this face, and him eating hathi ka laddu. Connect 3 dots. Rahul Kanwal, right? Doing this face when talking to Modi ji. Him eating Vantara में हाथी का लड्डू खिचड़ी or whatever, हाथी की खिचड़ी with Anant Ambani. Adani buying NDTV. Full circle. This face is CEO of NDTV now. Congratulations NDTV. डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूमे हैं। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं, और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। क्या है? ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। This is basically Modi confessing what he does to them. You realize, right? Modi ji essentially confessed on camera how much pressure he puts on these people so that they don't ask the relevant questions which would actually benefit the public. Modi ji बता रहा है उनको कि देख मैं तेरे साथ ये करता है, right? But he's turning it around and saying कि the opponents do it to them. See what is happening there? Clever. Modi ji is very clever. मैं तो चिंतित हूँ। टिप के बारे में सोचना पड़ेगा। देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। तो हमारे नरेंद्र ब्रो ने मीडिया को कंट्रोल करने में कभी भी हेजिटेट नहीं किया, और इनफैक्ट मीडिया को अपनी गोदी में बिठाने का फैसला उन्होंने 2002 में ही कर लिया था। You've been the lead. Yeah, this video. I have been copyright struck because of this one video. Let's hope it doesn't happen again. Leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very very weak, and that was how to handle the media. और मीडिया से इतनी नफरत का कारण Confessions of the Modi ji. This video should be titled Confessions of Modi ji. I love it. I love it. Such a blast from the past. कारण ये था कि 2002 में ग्राउंड रिपोर्टिंग के थ्रू ग्राउंड रियलिटी दिखा के मीडिया ने मोदी और संघ परिवार की पोल खोल दी थी। On the worst day of the violence, when murder and looting were taking place all across the city, we saw policemen just standing by, watching what was. Yeah, okay. Tip. Now I know the tip. Next time someone questions you about something, someone says that, oh, you have done something wrong. For example, you steal something, and then someone comes and says, you have stolen something. What you can do is that you can attack them. What you can do is, but what about you?
I saw you going to a disco and dancing lewdly with other people. Look at this photo. What about you? Attack the messenger. That's the tip. Attack the messenger. Question chala jata hai. Question is forgotten. Like, what accusation? Where accusation? Just attack the media. That's what he's saying. No, my only mistake is controlling the media. They couldn't control the media. They were asking too many questions, and people were actually caring about the questions. So now he's like, "Are ruk tu, ruk, bhai ruk, control." That's why he confessed. It's happening, but doing nothing to try to stop it. Did the police under your command do enough to stop the riots? Not only enough, but excellent work they have done. Everyone we've spoken to has said that the police did absolutely nothing. This is absolutely false propaganda. This is not false propaganda. Explain more. Who is perpetuating this false propaganda? The False information I'm propaganda. reporting is taken from what I have seen with my own eyes. These are also false propaganda. False propaganda. मोदी जी को मीडिया का फ्रीली घूम के फ्रीली जर्नलिज्म Top false propaganda of Modi ji. It's top false. करना तब से ही बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोदी जी ने पूरी मीडिया को अर्नब गोस्वामी जैसे वफादारों की फौज में बदलने का काम जोरों शोरों से चालू कर दिया था। और आज माहौल ऐसा है कि 2002 पे खुद सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, मगर कोई और सवाल पूछ दे या बीबीसी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दे तो ये गोदी में बैठे वफादार सवाल पूछने वाले को देश से निकालने की बात करने लगते हैं। The BBC, the boring broadcasting corporation, BBC quit India. और इतनी समझ तो वैसे बीबीसी को भी होनी ही चाहिए कि आज के इंडिया में मोदी जी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, सिर्फ फिक्शन फिल्म एग्जैक्टली गुजरात चल रहा है। और जैसा हम सब जानते हैं कि मोदी जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। वो सिर्फ दूसरों को कह के अपने पे फिल्म्स और टीवी शोज ही नहीं बनवाते, बल्कि अपनी खुद की पोएट्री भी लिखते हैं। लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ से। अब ये किसको पता था कि ये फाइल मंगवा के पोएम पढ़ने वाला नाटक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मेमोरेबल गोल्ड माइन मोमेंट बन जाएगा। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है, लेकिन लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं लगेगी लोगों को। वो प्रिंटेड था बाय द वे। और जब उन्होंने ये बोलते हुए थोड़ा सा He said handwriting अच्छा नहीं है and that was on a printed piece of paper. पेज फ्लिप किया तो कैमरा ने पकड़ लिया कि मोदी जी की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है। परफेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की हैंडराइटिंग भी एकदम परफेक्ट कंप्यूटर प्रिंटेड फॉन्ट जैसी है। मतलब मोदी जी के साथ साथ उनकी हैंडराइटिंग भी नॉन बायोलॉजिकल निकली। ठीक है ना। पर इसके साथ साथ देश को यह भी पता लग गया कि जिस पेज से वो पोएम पढ़ने का नाटक कर रहे थे, उसी पेज पे क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर भी प्रिंटेड था और आंसर भी। नहीं इनको कौन थे उसी कवि नरेंद्र मोदी से ये सवाल कुछ लिखा है क्या? देखो चलते चलते मैं कवि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूँ कि क्या कुछ लिखा है क्या, एंड दिस इज द आंसर दैट मोदी जी गिव्स, एंड दिस dumbasses of his team actually handed him the interview script. Dumbasses who were working with Shri Sir Narendra Modi, the prime influencer, god person of all time, handed him the literal script of the interview that he was giving, thus exposing the fact that all the interviews that he was doing during that time were freaking scripted to the last T. Look at this. पेज पे क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर। We should thank Deepak Chaurasia for that. Probably he was inhaling certain things before this. अरे सर दिखा दीजिए ना कैमरा को, कैमरामैन ने देख भी लिया। नंबर भी प्रिंटेड था न्यूज़ नेशन, थैंक यू। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। और मोदी एरा के स्क्रिप्टेड टीवी न्यूज की कहानी से चलते हैं अपने अगले गोल्ड माइन मोमेंट की तरफ। और ये एक सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है ऑफ मोदी जी's डिक्टेटोरियल क्वेस्ट टू ब्लर द लाइंस बिटवीन न्यूज एंड एडवर्टाइजमेंट। इसी के चलते 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले टीवी पे एक चैनल लॉन्च हुआ कॉल्ड नमो टीवी, जो शायद इंडिया के टीवी के इतिहास का पहला चैनल था जो डीटीएच सर्विसेज पे दोनों एंटरटेनमेंट। That was my story only. No, sorry, Cherry ka. I had also done a story on Namo Agrawal. Yeah. Cherry and then me had News Laundry में. Anyway. जो शायद इंडिया के टीवी के इतिहास का पहला चैनल था जो डीटीएच सर्विसेज पे दोनों एंटरटेनमेंट और न्यूज कैटेगरी पे दिखाया जा रहा था। अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी, आपको पता है? हाँ, क्या है ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। चला रहे हैं कुछ लोग। आप देख नहीं पाया वो भी। इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग तो ये है कि मोदी जी यहाँ पर कैसे do you remember, chat? They had launched an entire TV channel called Namo TV, which was broadcasting all of his speeches in loop on every TV.
DTH channel. And it was in some cases also had become the default channel whenever you open your TV after it goes out of power. It was crazy. And they had taken no licenses. Nobody had any idea who was running it. They asked Modi ji and was like, koi to chala raha hai? मैंने देखा नहीं. I was like, हाँ देखना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग है. Yes, of course, बहुत इंटरेस्टिंग है. वही चला रहे थे बे. प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको इस चैनल के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, जैसे उन्होंने बस इसके बारे में इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत सुना हो, जबकि इस चैनल के लॉन्च पे उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इसे प्रमोट किया था। और ये चैनल नरेंद्र मोदी के अपने ऐप यानी नमो ऐप के अंडर आने वाला एक प्रोजेक्ट था। तो ऑफ कोर्स इस नमो टीवी पर काफी एलिगेशंस लगे थे एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली इलेक्शंस खत्म होते ही ये चैनल टीवी से गायब हो गया था विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्स। मतलब कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। पर मैं कभी ये समझ नहीं पाया कि इस चैनल की अलग से जरूरत क्या थी, जबकि टीवी न्यूज पर आजकल हर चैनल नमो टीवी जैसा ही ऑपरेट करता है। That's very true. एलेक्सा से किसी ने पूछा, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। पर एक जगह जहां हम श्योर पीएम he doesn't react at all. He doesn't understand the joke, or he's like कि ये भी स्क्रिप्ट में लिखा था, हंसना था क्या? Or maybe he must have read it for the first time in the script. He's like, then when Sudhir Chaudhary said it, oh yeah, shit, this was a joke. I was supposed to laugh. मोदी कभी नहीं आएंगे, वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मोदी जी वो अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने सिर्फ एक बार 2019 में हम सबको टीज करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुर्सी तो ली थी, पर सवाल एक भी नहीं लिया था। प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो। और पहले जो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराते हुए क्वेश्चंस उठाते थे, आज वही पत्रकार वफादार प्राइम मिनिस्टर के 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के फैसले को बेशर्मी से डिफेंड करते नजर आते हैं। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन जिन 220 से ज्यादा 225 से ज्यादा पत्रकारों को पीएम मोदी का ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। जेन ज़ी जनरेशन आपसे पूछा I had no idea he said this. That is the most bizarre logic I've ever heard. That is, he was defending him not doing press conferences because what? There are 50 journalists in a press conference. Will they able to ask all the questions? No. But Modi ji is giving interviews to 200 plus journalists. We saw how he was giving interviews. लिख के वहां पे सब सवाल पूछ लिए। क्या चोमू आदमी है रे ये? Like this BND is such a chomu nandan. No, sometimes I'm like stunned. I'm stunned by the creativity of this man and the sheer confidence with which he says such randomly shitty things. Oh my God. जाती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर बेस्ट फ्रेंड कौन है? मतलब क्या मतलब होता आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? कभी कोई Sorry, I have to remember this question. Sorry, look at this once more. कारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। जेन ज़ी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब होता है? आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? कभी कोई He couldn't understand because Modi ji has no friends. Sorry, was that an attack on the Prime Minister? But I think he genuinely has no friends. You see, people on the top are very lonely, friendos. They are. After you get to the top, you cannot trust anyone. So you have no friends who you can do heart to heart with. And Sir has decided to be a bachelor all his life. So he doesn't even have a life partner to share his feelings with. Doubt if he goes to a therapist. I would be extremely shocked if he goes to a therapist and is still like this. But yeah, he didn't understand. What is a best friend? He's like, BND, Gullu, is asking question, Chomu, कि सर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है क्या? जो जेनजी बोले बेस्ट फ्रेंड है क्या कोई आपका? इज लाइक इसका क्या मतलब होता है? Which is like I have no conception of this. which is true, I guess. He must have forgotten. Trump is his best friend. You're right, Outcast. His friend Doland is his best friend who has also backstabbed him. That is why Narendra Modi doesn't have friends. Now you know. He thought Doland Trump was his friend.
and now he backstabbed him. Is that what friends are supposed to do? No. Modi ji knows. That's why you have no friends. Best way to live life. मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF. स्क्रिप्ट राइटर लगता है हर वो सवाल हुए हैं जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि देश का ऑपोजिशन मोदी जी के BFF के बारे में जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि देश का ऑपोजिशन तो मोदी और उनके BFF के रिश्तों पर अक्सर सवाल उठाता रहता है और एलिगेशंस लगाता रहता है कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हो? ओ राहुल गांधी होमलेस फेज, लाइक भारत जोड़ो यात्रा होमलेस फेज। क्या बियर्ड था रे आदमी का? Like Modi ji and Rahul both had like insane beard during that time. I wish he brought it back. He looks so nice in this. Rahul, if you're watching this, please bring beard back. You're nice, but thick beard. Thick. Your hair also matches now. Please. What is this, yeah? We need more bearded people. इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसे? Okay, fair. Best friends. देख लीजिए। अब ये मोदी अडानी का रिश्ता तो थोड़ा खास ही मालूम होता है। अब जैसे ये देखिए, 2008 में जब गुजरात के सीएम मोदी ने RSS पर अपनी लिखी बुक का एक लॉन्च इवेंट किया था, तो ऑडियंस में अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए कौन बैठा था? Prime Minister Modi ji has provided a visionary and an inspirational leadership to India. मोदी जी पर अक्सर एलिगेशंस लगते हैं ऑफ प्रोवाइडिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ लैंड टू अडानी फॉर dirt cheap prices, changing rules and regulations as per Adani's business interests, giving away large number of airport and other infrastructure projects to him. And just how Adani ends up getting international projects from countries just a few days after PM Modi's visits to the respective countries will always remain a well-known mystery. The rest, as they say, is a history. यानी देश का नुकसान I can't believe that man is one of the richest men in India sometimes. Just objectively speaking, it doesn't make sense to me. In a very okay, I guess New India में कुछ भी possible है, so makes sense. But yeah, Modi ji does have friends. Best friend forever. But do they do heart-to-heart talk? Do you think he's like goes to like Gautam's house? Do you think Modi ji goes to Gautam's house and is like, Gautam, come sit. Let's have a drink. Chai, of course. Chai. Modi ji has only chai. Gautam, आजा. बैठता है साथ में. And then is like, Gautam, क्या बताओ यार आज क्या हुआ मेरे साथ? And Gautam is like, क्या हुआ नरेंद्र भाई? Modi ji is like, Gautam, वो जो हमारे सेक्रेटरी है ना, यार उसने कुछ बकवास पेल दिया यार मीटिंग में। तेरे को पता है क्या हुआ? ऐसे कुछ तुम्हें बकवास पेल दिया उसने वो मीटिंग में, बोर्ड रूम में। मेरी फजेती हो गई। मेरे को ऐसे ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ यार। गौतम इज लाइक, ब्रो, टोटल फील्स मोदी जी, टोटल फील्स। मेरे साथ भी हुआ था। आई वेंट टू इजराइल, आई वेंट टू दिस मीटिंग, हाइफा पोर्ट खरीदने का ना। हाँ वो हो गया क्या डील? वैसे नहीं हुआ मोदी जी, अभी तक तो नहीं। वो खरीदने का है ना पोर्ट। मैं बैठा था उधर, या आई वाज सिटिंग एंड देन वो ट्रांसलेटर है ना, he was translating, it mistranslated something and I responded something else, and then they were like, what is happening? And then I was like, yeah, this is humiliating bro, total feels bro. It's like, yeah bro, I'm so glad we have these heart to heart sessions, Gautam bhai, BFFs. And Gautam and Modi ji then hug and BFF express emotions. Sorry. Okay, continuing. Sorry. करो और खुद का और नेता का फायदा। Congratulations. और मोदी जी की एक बात तो बहुत ही खास है कि चाहे वो दिन में 26 घंटे काम में बिजी रहते हो, पर जब बात फैमिली टाइप BFFs की आती है तो वो सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के अपनी फैमिली के हर फंक्शन पे पहुंच के परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते हैं। And now, with your blessings and good wishes, let us begin the most pious ceremony of Shubh Vivah. और मोदी जी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यही नहीं रुकती। जब भी अंबानी परिवार के किसी भी वेंचर का इनॉग्रेशन हो तो फीता काटने के लिए मोदी जी झट से प्रकट हो जाते हैं। पर ऐसी नजदीकी देख के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठा दे तो ऑफ कोर्स गलती नेहरू की बताते हैं। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी
बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार, टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो मोदी जी का कहना है कि जो भी एलिगेशंस ने What is that logic? Sorry, what was that logic? Sorry, let me deconstruct what just happened. So, public is saying that Modi ji is BFFs with A1 and A2, right? BFFs, crony capitalism chal raha hai, they give contracts, etc. He goes wherever to inaugurate projects, etc. And as a retort to that, as a response to that, Modi ji is saying, listen, our first prime minister used to have some critics during that time who used to say that this is a Tata Birla ki sarkar, which I doubt if that is true, but anyway, let's go with it. Tata Birla ki sarkar. So what those people want, that family wants, is that the same curses that were on my grandfather should be heaped on Modi. Ek to, that's not a curse, that's criticism, but we will let that go. It's actually an accusation, but we will let that go. Modi ji looks at it as a gali. Everything Modi doesn't like is a gali, okay? Actual galis are, of course, galis. Those to deserve FIRs. But if a journalist asks a question, that is also a gali, okay? So now he's saying that because Nehru got these galis, that they were Tata Birla ki sarkar, the same family wants to heap the same galis on Modi ji in relationship to Ambani Adani. Did your mind just explode with that? Because mine did. I just deconstructed it and I was like, oh my God, what is this amazing? Who comes up with this shit? Holy mother of God. वो जबरदस्ती मोदी जी पे भी चिपका दिए जाते हैं ताकि उनको बेफालतू में नेहरू से इक्वेट कर दिया जाए। पर देखा जाए तो नेहरू से खुद को इक्वेट करने की रेस में मोदी जी हमेशा सबसे आगे रहते हैं, वेदर इट्स एलिगेशंस ऑफ अ करप्शन रैकेट और हिज स्टाइल ऑफ जैकेट। अब तक आपने नेहरू जैकेट के बारे में सुना होगा। Sorry, Rushil, spam mat kar. Bro, did you just saw the Modi song with the actor? Yeah, dude, do you see what we are watching right now? Please focus. Don't be ADHD brained. Rushil, also spam mat kar. If you want attention, spam mat kar. मैं बात करेगा बाद में. Please stop. And yes, no, I did see that, and that's a garbage song. Please, just बाद में. Oof. लेकिन अब मोदी जैकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी से सिर्फ उनकी जैकेट का ही स्टाइल कॉपी नहीं किया, बल्कि नेहरू जी ने जो खुद को टाइटल दिया था उसको भी कॉपी कर लिया। यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। और बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। एकदम नेहरू जी जैसी इमेज बिल्ड करने के लिए मोदी जी बच्चों से भी स्पेशल लगाव रखने का प्रोपेगेंडा जमकर चलाते हैं। बस ये एक अलग बात है कि बच्चों के साथ वो थोड़ा अजीब सा पेश आते हैं। Yeah, that's true. Yeah, he likes. इस किस्म की हरकतें करते हुए देखना कोई नई बात नहीं है, या फिर कहें कोई आम बात नहीं। Oh my God. When you compile it like that. फिर से नहीं। Oh God. तो नेहरू जी की सेकंड कॉपी बनने की Oh God, when you compile it like that, that's. I have a feeling this man has not really spent time with children. Chat, it is true, right? I mean, like, so theory number one, Modi ji doesn't have friends. Modi ji has best friends like Ambani's, but then he only goes for marriages and shit, okay? He doesn't actually spend time with children because kiske bacche ke saath he will spend time, no? Like, I mean, what is this? I don't think he knows how to behave with little human beings anymore. That's why he's always like, tapli maar isko, ye kar, wo kar. Yeah, makes sense. Being Human ka video is opening up a lot of insights for me, honestly. Don't you agree, chat? Chat, do you feel like we are gaining more insight into Modi ji because of this video? If you agree, please say hi. I don't think he knows how to behave, full stop.
Yeah. के लिए मोदी जी ने स्ट्रगल तो काफी किया है, पर कॉपी करने की जल्दबाजी में शायद मोदी जी ने नेहरू जी का साइंटिफिक टेम्पर कॉपी करने की जगह सूडो साइंटिफिक टेम्पर कॉपी कर लिया है। Oh my God, ये क्या नार्सिसिज्म चल रहा है इधर, seriously. Oh, and why would you dress up your child as that? Oh my God. नेहरू जी का साइंटिफिक टेम्पर कॉपी करने की जगह सूडो साइंटिफिक टेम्पर कॉपी कर लिया है। क्यों? आप खुद ही सुनिए। दिस इज व्हाट मोदी जी सेड एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अ रिलायंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। Yeah. हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। और इसीलिए तो मोदी Dude, sorry, but did you see the number of celebrities there? आमिर खान, wait, बहुत सारे celebrities दिखाए। सेरेमनी ऑफ अ रिलायंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये So सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस करीना कपूर, सैफ अली खान, आमिर खान मौजूद था, तभी तो धोनी, ऋतिक रोशन, करण जौहर पीछे बैठा है। कर्ण मां की गोद के बिना उसका These people were witness to this legendary moment. Holy shit! 2014 में अक्टूबर, that is when they realized that Modi ji is like this. यार ये है ना, like this is what happens when you're a celebrity. You get such like nice insights, so like in your face insights. Sometimes I can't believe they still stuck up to him, no? Like 2014 में they heard this shit, this garbage, this utter garbage that he's uttering. And now they're like, मोदी जी टी सीरीज के साथ गाना करेंगे, मोदी जी नमो नमो। विक्रांत मासे, ये देख क्या कर रहे हैं ये लोग। कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। और इसीलिए तो मोदी जी की गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत बता के शायद मोदी जी से इंस्पायर होके एक नॉन बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं लिखा गया। तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। बंदर से इंसान बनते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा। तो फिर ये सवाल उठा के सवालों के पास और काम ही क्या है, उठते रहेंगे। सवाल तो मोदी जी की डिग्री पे भी उठते रहते हैं, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को मोदी जी की डिग्री पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर ये मुद्दा तब उठा था जब ऑपोजिशन लीडर्स ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की ओपन स्कूल से मिली डिग्रीज दिखा दी थी, तो अब हाई कोर्ट ने उसे पब्लिक करने से क्यों रोक दिया है। और इस सवाल का जवाब पाना शायद उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये एक्सेप्ट करना है कि मोदी जी शायद देश में वो पहले और अकेले इंसान है। Sorry, this is Modi ji's top fails, and I saw this. A candidate who himself or through his proposer with the intent to be elected in an election fails to furnish information regarding subsection 33A, give false information which he knows or has believed to be false, conceals any information, his nomination paper will be cancelled. And it is punishable by law. This is the affidavit thing. By the way, सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर यही एलिगेशन लगा रहा है कि भैया you don't have a real degree and you've been faking it, so your nomination needs to be cancelled. जिन्होंने मास्टर्स इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस False narrative. Oh my God. False news. मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ? पर मोदी जी तो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सुनिए उनसे ही उनके यूनिक रीडिंग हैबिट्स का राज। But I'm told आपको बहुत पढ़ने। Oh yes, thank you. This is a legendary interview, by the way. तो अब सुनिए उनसे ही उनके यूनिक रीडिंग हैबिट्स का राज। But I'm so sorry. I have also covered this like in the Modi review. By the way, I've done an entire series called Modi Review. It's a 5-episode series going through all of the amazing things he has done in the last decade in great detail. So if you want, I will leave a link for that also below. You can go watch it.
This interview, legendary. Please watch complete. Okay, this is I think with Madhu Krishwar. Yes, Madhu Purnima Kishwar. Please watch it when you can. कंट्रोल आपको बहुत पढ़ने की आदत है. दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है. मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ. अच्छा, बोले ऐसा होता है. और मेरी रिसर्च में भी मुझे जो मोदी जी के रीडिंग विजुअल्स मिले वो कंफर्म करते हैं कि बंदे की पर पेज रीडिंग स्पीड उनके फेंकने की स्पीड से भी ज्यादा है. और कभी कभी तो मोदी जी पूरी एक बुक एक फ्लिप में खत्म कर देते हैं, और वो भी स्टार्ट टू एंड नहीं बल्कि एंड टू स्टार्ट. मोदी है तो मुमकिन है. मेरे हिसाब से अगर मोदी जी पॉलिटिक्स में नहीं होते तो उनको डेफिनेटली एक फिल्म मेकर होना चाहिए था, या कम से कम एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि कैमरा की अहमियत मोदी जी से. Arey, Ramit, what are you saying? Being human, please. That's why we use the term on this channel, in this community, we call him the prime influencer. Because he is an influencer at the end of the day. Especially now. The real Prime Minister of India is Shri Amit Bhai Shah. Okay? Amit Bhai Shah does serious shit now. Modi ji does influencer things. That's what he's born to do. You don't get it? Guys, क्या बोल रहे हो यार? Like, he's peak influencer mode. Biggest podcast in India. Man Ki Baat. You realize, right? He's the biggest podcaster in India. You thought that Chomu Beer Biceps was the biggest podcaster? What are you talking about? Modi ji gave an award to this Chomu Beer Biceps, but actually he must have given the award to himself first. The show was about him. The influencer, the prime influencer. He has won all categories of awards. If you look at that award ceremony and look at all the categories, all the awards will go to Modi ji. I'm not kidding. I have done this, like travel influencer, food influencer, this disruptor of the year, best podcast, all the things. Modi ji, always. से बेहतर कोई नहीं समझता. आखिर सरेआम नरेंद्र मोदी को एसपीजी कमांडो को डांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए आपको चंद सेकंड पीछे जाना पड़ेगा. प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए. उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया. प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा. अब इस हाईली अनफॉर्चुनेट कैमरा ब्लॉकिंग इंसिडेंट के बाद मोदी जी की सिक्योरिटी को ऐसी टाइट ट्रेन. So there is SPG security guy and there is Mark Zuckerberg. Both did same mistake of becoming an eclipse for Modi ji. Camera is the sun and these people were being the moon with the Modi ji as the earth. They created a solar eclipse for Modi ji and Modi ji is like, oh, too dark. This is too dark. Please move. Zuckerberg, move. Chomu Admi. You might be a billionaire. Move. Don't eclipse the Modi ji. ट्रेनिंग मिली है कि अब वो जब भी कैमरा देखते हैं तो खुद ही फ्रेम का अंदाजा लगाकर फ्रेम से बाहर भाग जाते हैं. पर मोदी जी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैमरा स्किल्स का सबसे अद्भुत गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ जब एक बार उन्होंने प्लेन में चढ़ने से पहले सी ऑफ करने आए लोगों से नमस्ते भी नहीं करा जब तक वो कैमरा के फ्रेम में सही पोजीशन में नहीं आए. तो कैमरा और फ्रेमिंग के टुवर्ड्स मोदी जी की डेडिकेशन देख के बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर भी यही कहता है कि love it. शुक्र मनाओ guys. Dude, he pays so much attention, guys. What is this? Like, you should give him credit for this. He pays so much attention to visuals. He's a visually thinker man. As we found in the Madhu Kishwar interview, he says he's photogenic. Like literally photogenic. That technique, the one which is like photogenic memory, is it called photogenic, chat? Or is there some other word for it? But anyway, he's photogenic. He thinks in visuals. Man doesn't read much, thinks in visuals. Proof. ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती. पर मोदी जी ने अपना कंटेंट क्रिएटर. Wait, Raj Shamani actually said this. वो कंटेंट क्रिएटर भी यही कहता है कि शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती. पर मोदी जी ने अपना 56 इंच का दिल. ये शमानी क्या रे, मतलब शमानी भाई क्या मतलब एकदम मुंह पे बोल दिया. So sad though. It looks so sad. Photographic memory, eidetic memory.
Yeah. That's the one. Photogenic is the you look good on camera. That is photogenic. No, like for example, the photogenic person. Photogenic. अब कई लोगों का कहना है कि इस अवार्ड फंक्शन में सिर्फ उन क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए जो मोदी गवर्नमेंट के टुवर्ड्स लीन करते थे, पर ये तो पब्लिक नॉलेज है कि फिर उन सब क्रिएटर्स से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक वीडियो बनवाई गई मोदी जी की तारीफ में। मैं झुका हमारे पीएम के सामने, क्योंकि हमारे देश के पीएम है, ये हमारे देश के पीएम है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैप्टन है। उस कैप्टन का मुकाम पाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत अदरवर्ल्डली एनर्जी की जरूरत होती है। Oh my God, ये लोग चाट भी नहीं सकते ढंग से। Oh my God, it's so frustrating. So frustrating. ट्रिगर कर दिया बियर बाइसेप्स भाई ने मुझे। अदरवर्ल्डली दिमाग की जरूरत होती है और इन सारी चीजों को आप महसूस कर पाते हो, उनके आसपास बहुत इंटेंस एनर्जी है। बीट एनर्जी। अब 2014 के बाद से देश के सारे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी की एनर्जी देश का लीडिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है। जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए, जो आपकी पेस है वो एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आप Why does she talk like this? कराते हैं। सच बताइए, Why does she talk like this? व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आप वाकई थकते क्यों नहीं? कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? मोदी जी का If I talk like this, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है? मोदी जी, that is how Rubika. Oh God, ow, my neck hurts. जिम जाती होगी औरत। I digress. राज छोड़िए, पर मैं अपने करियर का एक और राज आपको बताता हूँ कि मेरे लिए सेकंड मोस्ट मेमोरेबल मोदी गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ था जब यही सेम एनर्जी वाला सवाल एक नौजवान ने मोदी जी से लंदन में पूछा था। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? और चाहे आपको ये सवाल फालतू लग सकता है, पर इस सवाल की अहमियत मेरे करियर में बहुत बड़ी रही है। क्यों बे? क्यों? क्योंकि ये सवाल वायरल होने के बाद ये पता चला था कि इस नौजवान के पापा बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, और फिर जब कंटेंट की तलाश में मैं इन बीजेपी स्पोक्स पर्सन अंकल की वीडियोस खरोदने लगा तो मैंने उन्हें एक जगह ये बोलते हुए सुना। और लो नगरी के लोग चुप कैसे रहेंगे? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? और यहाँ से मुझे मिला अपना फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम, जिसे मैंने अपनी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में आउटरो की तरह यूज किया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह। क्या मस्त कनेक्शन है भाई। Being human, like look at the connections that went like this. So Godi anchors are asking questions to Modi ji about, sir आपके पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? Okay, आती कहाँ से एनर्जी? मोदी जी, where you get energy from, Modi ji? And then उसके बाद this child, literal child, asks him the same question. Modi ji is like humble. And then this one, being human, went around the internet trying to look for who he is, found out his dad is a BJP leader, went to see his speech, found the classic line, and now that line is a meme. Don't we live in a wonderful world? Like Modi ji is doing, wow, Modi ji, wow. Don't we live in a wonderful world, chat? So the internet amazes me at times like this. The kind of connections that happened here. He's a cultural icon now. Love it. वाह। अब जैसे ये आउटरो वाली लाइन मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई थी, वैसे ही मोदी के पीएम बनने की जर्नी का टर्निंग पॉइंट उनकी 2013 की श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्पीच को कहा जाता है। उस एसआरसीसी में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दिया कि लगा उन्हें आज ही 100% नंबर मिल गए। That was one speech of a political leader जो कि सभी चैनलों पर लाइव चला, अपने आप ही चल गया। एसआरसीसी जैसे भी चला हो। मतलब देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है। पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया।
और फिर एक नैरेटिव मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मोदी जी ने इस निराशा के एनवायरनमेंट को ऑप्टिमिज्म में बदलने के लिए खुद को एक अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक इंसान की तरह दिखाया, यूजिंग द ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल एनालॉजी। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। करेक्ट। मैं फिर से कहता हूं, मैं उन इंसानों में हूं जिसको ये ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। इस स्पीच में मोदी जी ने खुद को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला इंसान बताने के लिए एक स्टोरी भी सुनाई थी, और ऐसा लगता है कि यूथ को सुनाने के लिए ये मोदी जी की फेवरेट स्टोरी है, क्योंकि यही स्टोरी उन्होंने 11 साल बाद नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स पे भी सुनाई थी। एक बार मैं ताइवान गया था। ताइवान में मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था, और वो कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने कहा, साहब आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या? बोले, साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे वाली सारा दुनिया है? सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? क्या अभी भी आपके यहाँ भूत प्रेत की दुनिया चल रही है? मैंने कहा, नहीं, अब तो हम स्नेक चर्मर नहीं रहे हैं, हम लोग माउस चर्मर हैं। कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को हिलाते हैं। अब स्नेक चर्मन, डिड ही से स्नेक चर्मन चल रही है। मैंने कहा, नहीं, अब तो हम स्नेक चर्मन नहीं रहे हैं, चर्मन, हम लोग माउस चर्मर हैं। माउस चर्मन like said same. It's like his what fails news चर्मन। कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को हिलाते हैं। अब चाहे स्टोरीज सॉरी अमेजिंग स्नेक चर्मन जोशी सॉरी व्हाई इज दैट सो फनी स्नेक चर्मन जोशी oh sorry स्नेक चर्मन जोशी। इस तो मोदी जी साइंस और टेक्नोलॉजी की सुनाते हैं, पर काम बाबागिरी वाले करते हैं, यानी अंधविश्वास, जादू टोना और भूत प्रेत की बातों से धंधा चलाने वाले बाबाओं को मोदी जी का फुल सपोर्ट रहता है। मेरे छोटे भाई काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। पहली बात, जिस बाबा बागेश्वर को मोदी जी अपना छोटा भाई बोल रहे हैं, वो चमत्कार से लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानकर पर्ची पे लिखने का दावा करता है। साथ ही साथ ये एक्सेंट्रिक बाबा भूत प्रेतों का इलाज करने का दावा भी करता है, और इसकी बात सिर्फ धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करने पर नहीं रुकती। ये जवान बाबा लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर ढोंग और पाखंड करने पर नहीं रुकती। What is happening here? Sorry, what? The police are dancing like this in front of that Baba. Are you freaking kidding me? In uniform. When the hell did this happen? Oh my God, that's so disturbing. Oh, what is happening here? ये जवान बाबा लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर उकसाकर खुलेआम वायलेंस भी प्रमोट करता है। हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों क्यों नहीं होने चाहिए? शस्त्र और शास्त्र सरकार लाइसेंस देती है। और मोदी सरकार तो एक और स्पेशल टाइप। See, this is the kind of people I mean. Like they arrogantly assume कि they will protect God. But they arrogantly assume you need to pick up weapons to protect an all-powerful God. Okay, sorry. Can I chat? Sorry, थोड़ा एक break भी लेते हैं, but I will take a little bit of a digression here. I want to show you a God which I have gained massive respect for over the years, and you are going to tell me if anybody needs to protect that God. Okay, just to prove my point, I have to do it. Okay. Are you ready to meet the best God ever? Get your body ready. Because, again, repeating what that guy said, that they are going to pick up weapons to protect the God, okay? Because if anybody insults the gods, these people, like this Baba type people, will pick up weapons and protect the God. Inko protect kariye. Just try and protect this person. Have you heard of Kali Mata? Ever? Have you heard of how awesome this God is? Do you see what she is? Do you think she needs your protection? Look at this. Heads as a mala. Stepping on Shiva.
and his nag is not able to do anything. Also, there is a head on her in her hand. And one hand is blessing and the other hand is giving on the other hand. Dude, are you freaking kidding me? So they say Kali, two versions, one is darkness and the other is time. Kali is the god of time. She dances to the tune of time. She was created by Durga because Durga was like, okay, I'm not enough because there are other creatures which even this Ma Shakti can't kill. So she generates an astral projection and then this one comes out. And this one, Kali Mata, all things, nobody can control her. She starts dancing, the dance, and then nobody is able to control her. And she just goes on a rampage. She's time. Time functions according to Kali Mata. It got so bad that Shiva had to come himself, lay down, and then she stepped on him, and therefore her jeeb is out. The other version is that she was drinking the Rakta of the Rakta Beach monster, and that's why the jeeb is out. But also because she's like, oops. इनको प्रोटेक्ट करना है. दिस एक्चुअल लिटरल भगवान को इनको प्रोटेक्ट करना है. Are you kidding me? How arrogant can you be, guys? Oh my god. Sorry. Just wanted to make that point which I was making earlier with more effectiveness. टाइप का लाइसेंस देती है सिर्फ इन बाबा लोगों के लिए. धर्म के नाम पर मेजॉरिटी को भटका के बीजेपी के लिए वोट डलवाने का लाइसेंस. और इसी से मुझे याद आते हैं लेट 1990s और अर्ली 2000s में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक कलेक्ट करने वाले आसाराम बापू. युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला. शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से. अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त What? आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती. What? जो अब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है बहुत ही हीनियस क्राइम्स में. Yeah. पर एक टाइम पर बीजेपी के सारे टॉप मिनिस्टर्स उनका आशीर्वाद लेने जाते थे. और Also, legendary video. Atal Bihari dancing with him. चीफ मिनिस्टर मोदी जी तो उनसे विशेष आशीर्वाद पाके आते थे. मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं. स्नेह मिलता रहा है, आज भी उतना ही स्नेह मिल रहा है. पर फिर जब आसाराम Okay. In context, that sounds extremely creepy now. Sorry, but that just sounds so strange now. Oh my god. No, don't go there. Don't go there. उनके हीनस क्राइम्स देश के सामने एक्सपोज हो गए तो मोदी जी आसाराम का स्पेशल स्ने लेके चुपचाप पतली गली से निकल गए थे. और आसाराम ने अपने डिफेंस में वही कहा था जो आज के सारे फ्रॉड पॉलिटिकल बाबा अपने काले कारनामे डिफेंड करने के लिए कहते हैं. भारत के संतों को डैमेज करने के लिए विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए आते हैं. और कुछ ऐसे ही 1980s और 90s के Hey, Nitin Gadkari used the same line. To protect ethanol now. His son is going to be a billionaire in 1 week. Just letting you know. His son is going to be a billionaire with a B in 1 week. In 1 week. Just hold your breath. $1 billion, by the way. सबसे फेमस इंडियन बाबा सत्य साई बाबा पे भी जब अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स ने हरासमेंट और चाइल्ड अब्यूज के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे तो उनके बचाव में भी यही वाला आर्गुमेंट दिया गया था दैट दिस इज जस्ट फॉरेन प्रोपेगेंडा टू मलाइन इंडियन बाबाज. सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो एक बार लेटर हेड पर लिखकर दे दिया था कि साईं बाबा पर लगाए जा रहे आरोप गैर जिम्मेदाराना और मनगढ़ंत थे. सत्य साई बाबा का क्लेम टू फेम था मैजिक ट्रिक्स को चमत्कार की तरह बेचना. हाथ से चौक पाउडर रगड़ के भभूत बनाना, मुंह से सोने का अंडा निकालना और हवा से सोने की चेन और घड़ियां निकाल के वो अपनी सो कॉल्ड गॉडली पावर्स के नाम पे भक्तों को बेवकूफ बनाते थे. एक सरकारी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी. सत्य साई ने एक अवार्ड दिया. ट्रॉफी पकड़ाने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में जादू से एक माला आ गई. उन्होंने वो माला उस अवार्ड जीतने वाले के गले में पहना दी. सभी खुश थे. लेकिन जब उस क्लिप को गौर से देखा गया तो मालूम पड़ा कि बाबा ने जब अवार्ड दिया था तो उससे पहले वो ट्रॉफी उन्हें किनारे खड़े हुए एक आदमी ने पकड़ाई थी. उसने ट्रॉफी बाबा को पकड़ाते वक्त वो माला भी चुपके से बाबा को पकड़ा दी. और ऐसी ही नकली जादुई शक्तियों से सत्य साई बाबा ने इतने I mean, of course, कुछ तो ट्रिक होना चाहिए था. I was thinking कि the mala was in his sleeve because he's wearing long sleeves. Real magicians, real hand magic magicians don't wear sleeves. Have you noticed? Full sleeves नहीं पहनते.
because everybody like those people know कि लोग फिर भी if you want to create an illusion, at least at this point people will say कि अरे ये स्लीव में डाल के बैठा है. That is the first thing where their mind goes. इसने तो वो भी नहीं किया. क्या यूजलेस मजिशियन है. भक्त बटोर लिए थे कि उनके निधन के एक डेकेड बाद भी मोदी जी उनके भक्तों को लुभाने के लिए उनके गुणगान करते नजर आते हैं. ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सत्य साईं बाबा के जीवन को करीब से देखने, उनसे सीखने का अवसर मिला. वाह 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 मोदी जी वाह. अब मोदी जी की बाबागिरी की बात हो और बाबा राम, I didn't know that he praised Satya Sai Baba also. I mean, it's not surprising. So 3 Babas he mentioned, which are all 3 are problematic. Sure. देव का गोल्ड माइंड उसमें फीचर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता. गोल्ड माइंड. मोदी जी को दिल्ली के सिंहासन में बैठाइए. जब हमने मोदी जी को सामने रखा, उसके बाद में बीजेपी और संघ और तमाम लोगों ने उनका साथ दिया. हमको भी भगवान ने धरती के ऊपर चुन के भेजा है कि जाओ बेटा, काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ. और अब 11 साल बाद आप पूछ सकते हैं कि देश को करप्शन से मुक्ति दिलाने और काला धन वापस लाने वाले भगवान. Sorry, that's Anna Hazare and Ramdev Baba on the same stage. Have I seen this before? This was so long time ago. This was Anna Hazare movement. And Baba Ramdev claimed that he's the one who proposed Modi ji. Damn. So, wait. So, this is how it happened. Bhagwan sent Baba Ramdev to bring back black money. Then Baba Ramdev sent Modi ji to become Bhagwan. So then Bhagwan sent Baba Ramdev to end black money. And Baba Ramdev sends Modi to become Bhagwan. It's like an infinity cycle. सनातन धर्म बन गया यहाँ पे तो. Did you notice? ऐसे love it. Love the lore. Love the lore. Thank you being human again. I don't know how many times I've thanked you already, but once again. भगवान के चुने हुए लोग आज कहाँ है वो? कहाँ है? मजे में है. और कहां? क्योंकि 2014 में उनका 2000 करोड़ का पतंजलि बिजनेस आज 60,000 करोड़ प्लस का बन चुका है. और इसलिए अब रामदेव ब्लैक मनी के वादे याद दिलाने की जगह मोदी जी को भगवान का वरदान बताना पसंद करते हैं. पीएम मोदी को भगवान का वरदान बताते हुए रामदेव ने मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी है. प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है. जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, वो यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ की फंडिंग भेज रहे हैं कि मोदी ना आए. मोदी जी जैसे संत आदमी को अटैक करने वाली ये वही फॉरेन पावर्स होंगी जिन्होंने आसाराम, सत्य साई और रामदेव बाबा जैसे संतों को भी अटैक किया था. पता है ना आप सबको. शायद आपको याद होगा कि रामदेव ने कोरोना काल में कोरोनिल नाम की एक दवाई को कोविड का प्रिवेंशन और क्योर दोनों, यानी कोरोनिल को कोविड की वैक्सीन और दवाई दोनों बता के बेचा था. अब कॉमन सेंस यूज करके इसको सरासर झूठ और अनसाइंटिफिक फ्रॉड बोलने वाले फॉरेन एजेंसी तो रहे होंगे. और जब रामदेव और पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ झूठ और भ्रम फैलाने के लिए फटकार लगाई थी, तो जज भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं बल्कि फॉरेन पावर्स के दबाव में रहे होंगे. और वो जर्नलिस्ट जिन्होंने रामदेव की शेल कंपनीज के नेटवर्क को एक्सपोज करते हुए उनके मैसिव लैंड एक्विजिशंस और ब्लैक मनी के धंधे को उजागर किया था, वो तो पक्का फॉरेन फंडेड मीडिया थी. और इसीलिए रामदेव को इन फॉरेन कंस्पिरेसी से बचाते हुए मोदी गवर्नमेंट ने आज तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया. बस गवर्नमेंट की इतनी बहुत बड़ी मदद और मेहरबानी हमारे ऊपर कि ये हमारे काम में बाधा नहीं डाल रहे, हमें उठा करके जेल में नहीं ठोक रहे, और जेल में ठोके तो हम इनको ठोक दें, इनकी ऐसी तैसी. I love that line. I hope he said it during the UPA time. I think he said it during the UPA time. अभी नहीं बोला होगा, अभी थोड़ी हिम्मत है इसकी. बाबा रामदेव, लाला रामदेव. और इसी से चलते हैं मोदी जी के नेक्स्ट गोल्ड माइन मोमेंट पर, जहां उनका 2014 से पहले रुपये की वैल्यू गिरने पे तब का गुस्सा अब कॉमिकल लगता है. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता. और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ. और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है. मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. जैसे मोदी जी के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है जिसमें कोई सीमाएं मैटर नहीं करती, वैसे ही उनके लिए हिपोक्रेसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है. इसलिए 2014 से पहले पीएम की इलेक्शन कैंपेनिंग करते हुए हर साल करोड़ों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का वादा करके मोदी जी ने सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, और देश में बचे बाकी यूथ को मोदी जी ने ट्रोल कर दिया है.
देश में जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें 83% नौजवान हैं। मतलब जिनके पास नौकरी थी वो वर्कफोर्स में पहले ही आ चुके थे, लेकिन नई नौकरियां नहीं बन रही हैं हमारे युवकों के लिए। भाइयों बहनों, कहां जाएगा ये मेरा नौजवान, कहां जाएगा ये गरीब मां का बेटा, कहां जाएगा? कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है, उस व्यक्ति को आप पकौड़ा रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? पकौड़ा। अब पकोड़े तलने को उतना ही रोजगार माना जाना चाहिए जितना झूठ बोलने को गुड गवर्नेंस माना जाता है। You know the strategy that he did, right, chat? So earlier, before 2014, he was very concerned about job loss. He wants to bring jobs. He's like 2 crore job लाएंगे yearly. We will bring 2 crore jobs to India. नहीं हुआ उनसे. So then when in 2018, 2019, later people started asking, कि sir, आप where jobs? You said jobs, where jobs? So instead of using his classic trick of saying that, oh, वो 2014 में बोला था, I live in the future. That's another classic trick. I hope you haven't forgotten. The second trick that he said was that, Arey, you don't see it. I have given jobs, you just don't see it. Look, there is pakoda wala outside your office. Isn't he doing a job? There is auto wala, rickshaw wala. Aren't they doing jobs? Why you no look at them as jobs? You are the problem. You just don't know what jobs are. You don't know what the definition of a job is. You asked for jobs. I said I'll give you jobs. But then you don't see it only. मेरी गलती है क्या? Classic. Gaslighting. Classic. मोदी जी. कि हाल ही में CSDS की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जो साफ दिखाती है कि 60% से ज्यादा सर्वे किए गए लोग ये बताते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पर 2014 के बाद के इलेक्शंस में ना अनएम्प्लॉयमेंट मोदी जी के लिए कोई मुद्दा रहा और ना मीडिया ने मोदी के अलावा किसी चीज को मुद्दा बनने दिया। चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा रहित चुनाव है, मुद्दा है ही नहीं और मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है मोदी। Be very nice. Keep smiling and say मोदी मोदी मोदी। अब आई एम श्योर मोदी जी एक दिन जरूर आके ये बताएंगे कि इंडिया के यूथ ने खुद I'd forgotten this line. There is no mudda only. There is no issue. The only issue is Modi. मुद्दा है ही नहीं, अब बस मुद्दा मोदी. The issue is actually Modi. It's true. What they were saying was true. Modi ji is the be all and end all issue of every issues. He's like the god of all issues. He's like an issue god. खुद को ही अनएम्प्लॉयमेंट फ्री घोषित कर दिया है, एकदम वैसे ही जैसे उन्होंने 2019 में रूरल इंडिया को जबरदस्ती ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करा दिया था। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहां के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। आज हमारी सफलता से दुनिया चकित है। स्वच्छ भारत। दुनिया तो सरप्राइज्ड होगी ही, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के 3 साल बाद भी WHO की रिपोर्ट बताती है कि 17% रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अभी भी खुले में शौच करती है और 25% के पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति ने ऐसा बयान देने के साथ कुछ हकीकतें देनी चाहिए। Dude, so when I was reporting, sorry, just like a little bit of a insight. When I was reporting, I had gone to like a bunch of villages, and also like earlier when I was working with MPs, in places like Odisha, rural Odisha, there was this open defecation free program that was happening, which I happened to go to. Wahan pe what I saw was actually quite strange, which is there were sandas that was built, like I mean under, you know, Swachh Bharat and all the open defecation free programs, etc. Government ne paisa diya, state government also put money into it. They built toilets. You know what they didn't do? Plumbing. It's true. They didn't do plumbing. I saw like an entire village where they built sandas, but there was no plumbing in the entire village.
it's magical sometimes how our bureaucracy works. Okay, it's actually magical. And the reason why people were not using that sandas was because it used to stink. Obviously, if there is no like real plumbing or sewage that is going anywhere, how will you use it? It was used as a storage cupboard. A lot of people were storing farm equipment. एक तो इसमें wheat भी देखा मैंने, because cold storage नहीं है, कोई storage नहीं है, so like oh अच्छा संडास बना है, डाल दो उधर, वैसे भी वो यूज तो हो नहीं रहा है. मीडिया ने उनसे हकीकतें मांगनी चाहिए, लेकिन मीडिया में वो साहस तो है नहीं. अब मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल, फैक्ट चेक या किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी की चिंता ना हो तो इंसान पीएम बनने के बाद कुछ भी गप्पे हाँक के देश को झूठे सपनों की नींद में सुलाए रख सकता है. 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम को उठाए. अगर मोदी कहता है तो जांच पड़ताल करके देश को बताना चाहिए मोदी झूठ बोलता है, डबल नहीं कर रहा है. उधर किसानों की आय दुगनी तो नहीं, लेकिन उल्टा 30 किसान हर दिन आसपास मारे जाते हैं. अब ऐसा ही 2022 तक कंप्लीट होने वाला एक और प्रॉमिस मोदी जी आज 2025 तक भी दूर दूर तक पूरा नहीं कर पाए हैं. 2022 तक हिंदुस्तान के एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा. जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई. Sorry, what? Okay, guys, इसका फैक्ट चेक कौन कर रहा है पता है? ज्ञानेश गैसलाइटर. ज्ञानेश गैसलाइटर इज फैक्ट चेकिंग मोदी जी आजकल, बिकॉज ही इज सेइंग दैट देर आर सो मेनी होमलेस पीपल and you don't want homeless people to be voters or what? Because all this shady numbers, house number 0 type people that are being pointed out with the whole vote chori allegation, Ganesh Gaslighter's logic is that lakhs of people in Bihar right now are either homeless or don't live in proper houses, kacha houses, so they have no house numbers, poor people, so therefore notional number dena padta hai. मोदी जी का क्लेम फैक्ट चेक्ड. ज्ञानेश गैसलाइटर फैक्ट चेकिंग प्राइम इन्फ्लुएंसर. कुछ भी बोलते रहते हैं. और एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट और कई बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स इससे बिल्कुल उलट काम कर रही हैं, जहां वो लोगों के बने बनाए घरों को बुलडोज करने की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी को सेलिब्रेट कर रही हैं. विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया. बीजेपी को कोई गलत कहता था सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया. अब बिल्कुल नहीं. ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे. रात के 3 बजे डेमोलेशन करा. सुबह कोर्ट में सुनवाई थी. मैं शौक रह गया सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलेशन कर दिया गया. बीजेपी धोखेबाज है. अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है. देखिए, मोदी जी के मन में देश के गरीबों के लिए प्यार तो बहुत है, और ये बात साफ हो जाएगी देश में बढ़ती इनकम इनइक्वालिटी पे दिए उनके आंसर से. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं. आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? नहीं, सबके सब गरीब होने चाहिए. एक तो एक उपाय ये है कि कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा. Okay, yeah, this was one of those ridiculous things. है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप है. ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं. Income inequality is what he's talking about. We are one of the countries which has the worst amount of income inequality. Just saying, by the way, the amount of I think 50% of the wealth is now owned by the top 0.001% or some ridiculous shit. Top 1% जो भी है, and the rest of the country has to live on the rest of it. So ऑक्सफैम में रिपोर्ट देख लेना. आई माइट बी मिसकोटिंग द फिगर्स, बट इट इज रिडिकुलस. आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? नहीं, सबके सब गरीब होने चाहिए. Oh my God. कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा. बिल्कुल सब तो माने भाई. राहुल ने सर जो ये दैट वाज हिज रिस्पॉन्स. He's like, what should we do about income inequality? And he's saying, so everybody should be poor or what? Rahul, future CEO of NDTV, who I'm going to slap around right now in front of my face because you dared to ask me this question. You freaking Rahul Kanwal, CEO Chomu. Do you think everybody should be poor or what? How dare you say everybody should be poor? ये अमीरी गरीबी की बात की. कौन राहुल? ऑफ कोर्स. क्या चाटा मारा है मोदी जी ने राहुल कनवल को. दैट्स द
That's the guy he's talking about, right? Look at that face. Look at this face and look at this face. Oh my freaking god, guys! Such cringe people. Also, Rahul Kanwal, CEO of NDT. If I may point out again and again, यार इसको लाखों में सैलरी मिल रहा होगा अभी. सबको मिल रहा होगा actually. It pays to be this servile, I guess. हमारे वाले राहुल तो वो आपके वाले नहीं है. आज सर फॉर्म में एकदम. हाँ सर एकदम फॉर्म में. फॉर्म में तो सर देखिए रहेंगे ही जब उनको बिना काउंटर क्वेश्चन कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है. My इसका God. एक और प्राइम एग्जांपल ये देखिए. हाँ, exactly. Thank you. He included that chart. Thank you. India's top 1% controls more of the national income than it did under British rule. That's bad. That's how bad it is. 1922 से लेके अभी तक this is the most inequality we've had since British rule. British who were actually looting us. उससे ज्यादा the inequality is now. I don't even know what to say anymore. जब उनको बिना काउंटर क्वेश्चन कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है. इसका एक और प्राइम एग्जांपल ये देखिए जहां मोदी जी अपने बारे में एक कहानी के 2 वर्जन सुनाते हैं और मीडिया उसे गुरु का प्रवचन समझकर सुनता रहता है. मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ. 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है. 35 साल तक 40 साल. इनमें से एक तो झूठ है. इसलिए मुझे लगा कि ये मिस्ट्री मैं ही सॉल्व कर देता हूँ. I love it. Okay, love it. Go on paying human. कि मोदी जी ने आखिर कितने साल भिक्षा मांगी. तो इसके लिए सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि मोदी जी ने आखिर अपना घर कब छोड़ा था. वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया. ओके, तो मोदी जी ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था, मतलब 1967 में. और फिर वो 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे. तो 1967 से 2001 के बीच में होते हैं 34 साल. मतलब 35 और 40 साल वाले दोनों क्लेम तो डेफिनेटली झूठे हैं. प्लस ये कैसी भिक्षा मांगने वाली फकीरी थी जहां मोदी जी इसी पीरियड में दबा दबा के फॉरेन ट्रिप्स मार रहे थे. अरे हम तो फकीर आदमी. Also, nobody actually explained how Modi was in so many places, so many countries, right? Like, where are these photos coming from? Also, by the way, that is either Narendra Modi or Paresh Rawal. I mean, at this point, if Paresh Rawal comes out and says that, oh guys, that photo you keep sharing of Modi ji in foreign is actually me. Look at him. Or the other person who can say this is Uday Chopra. Look at it. Just look at it. Beardless Modi. Uday Chopra, Paresh Rawal. 3 people, same people, who knows? Max भिक्षा जहां potential. मोदी जी इसी पीरियड में दबा दबा के फॉरेन ट्रिप्स. यहाँ पे कहाँ पे? Look at this. Look at this is Uday Chopra for sure. This is not Modi ji. This is Uday Chopra. मार रहे थे. अरे हम तो फकीर आदमी. This is again the beard आ गया. है झोला लेके चल पड़ेंगे जी. अब मोदी जी अपने फकीरी के किस्से देश से बिल्कुल नहीं छुपाते, पर एक चीज थी जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन नॉमिनेशन भरने तक सबसे छुपा के रखी थी, इवन इलेक्शन कमीशन से. ये जो पीछे लिखा है इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं. कुंवारे नहीं है नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने शपथ पत्र में माना है कि वो शादीशुदा हैं और उनकी शादी को 45 साल हो चुके हैं. कितने सालों बाद मोदी को ये सब स्वीकार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हर चुनाव में मोदी ने पत्नी का कॉलम हमेशा खाली रखा था. जानबूझ के रखा है कि नहीं रखा है तो उनका निजी मामला है, उनको पूछो. इसमें मैं क्या बताऊंगा. आप इस सवाल का जवाब नरेंद्र भाई से ही लीजिए. अब नरेंद्र भाई के भाई की ये सलाह तो मीडिया ने कभी नहीं मानी और He's going there, friends. Our friend Ping Human is going there. I'm excited. I'm also excited for part 2, just saying. But he's going there. He went to the stalker Snoopgate and now he's going there. इसलिए मोदी जी से डायरेक्टली सवाल का जवाब कभी नहीं मांगा गया कि उन्होंने 4 बार गुजरात का इलेक्शन लड़ते वक्त. Wait, what is this image? मोदी जी से डायरेक्टली सवाल का. What the hell is this image? Holy shit! Z News, what are you smoking? Mr. and Mrs. Modi in a suit and what is happening? And how is Pratik Group not embarrassed to have their logo next to this monstrosity? का जवाब कभी नहीं मांगा गया कि उन्होंने 4 बार गुजरात का इलेक्शन लड़ते वक्त कभी नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी शादी डिक्लेयर क्यों नहीं की. पर 2014 में फाइनली मोदी जी के इस रेवलेशन के बाद सभी के मन में एक सवाल आया कि आखिर कहां है मोदी का ससुराल. ये वही गांव है
जहां पर नरेंद्र मोदी सन 1968 में अपनी बारात लेकर आए थे। एक सेकंड। तो मतलब 1968 में शादी हुई थी, इसका मतलब तब मोदी 18 साल के रहे होंगे। मतलब उनकी शादी क्या उनके घर छोड़ने के 1 साल बाद हुई थी, या फिर क्या मोदी जी ने शादी करने के लिए घर छोड़ा था? अब ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ये सवाल किसी को कभी पूछने नहीं देंगे। तो टाइमलाइन इज वेरी ऑफ। दिस गोल्ड माइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक स्टोरी। मेरे साथ में उल्टे हाथ पर ये एक मकान है, छोटा सा मकान, बिल्कुल पुराने टाइप का मकान है, टूटा फूटा। यही वो घर है जिसमें नरेंद्र मोदी दूल्हा बनकर आए थे। पर इस उटपटांग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का गोल्ड माइन मोमेंट तब था जब गलती से ससुराल की इन्वेस्टिगेशन करते करते इस रिपोर्टर से गलती से असली न्यूज रिपोर्टिंग भी हो गई। वहीं गांव की बात करें तो ये विकास से गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। अब जरूर ये गांव उन 1% में होगा जहां पक्की सड़क नहीं पहुंची, क्योंकि मोदी जी ने उसी साल एक इंटरव्यू में बताया था कि गुजरात मॉडल का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क ये होता है। पर मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गुजरात मॉडल का असली मतलब एक्चुअली कुछ और होता है, और वो ये है कि डेवलपमेंट हो ना हो, पर जनता के दिल में या तो मोदी जी का खौफ हो या उनके प्रति अंधभक्ति हो। उम्मीद है आपको कि आपको कुछ अच्छा दिन अच्छे होंगे। अंडर डेवलप्ड ससुराल या इस गांव का भाग्य सुधरेगा। हम गांव का तो नहीं सोचते, लेकिन देश का सोचते हैं। देश में जो नरेंद्र भाई बड़े प्रधान होंगे तो सारे देश का भला करेंगे, बस ऐसी तमन्ना है मेरे को। हम गांव का नहीं सोचते, हम देश का सोचते। ओके फ्रेंड्स, हम देश का सोचते हैं। दैट इज हाउ यू बिकम अ भक्त, व्हिच इज लाइक, ओ तुम्हारे घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है, यू डोंट हैव लाइक अ स्ट्रीट, यू डोंट हैव वाटर, यू डोंट हैव ये, योर संडास डजंट हैव सीवेज, यू आर स्टोरिंग ग्रेन देयर, बट व्हेन आस्क्ड दे लाइक नहीं, हम तो ये सब का सोचते नहीं है, हमारी हालत, हम देश का सोचते हैं। देश डूइंग तरक्की, look at don't look at all the things around me which is all crap and garbage. Look at Desh doing tarakki. That's why Narendra Bhai Modi. Critical thinking skills zero. Please, can we call this out? Sorry, can we call this out please? क्या भक्ति है, क्या आस्था है। तो मित्रों, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ मोदी जी 75 गोल्ड माइंड मोमेंट्स वीडियो। पार्ट 1 में आई कवर्ड 35 मोमेंट्स, बाकी 40 गोल्ड माइंड मोमेंट्स आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। yes. आपने रिसर्च करके काफी कुछ कंपाइल किया है। मेरा ओरिजिनल आइडिया तो यही था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे 75 मोमेंट्स होंगे, पर मुझे इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए मुझे धीरे धीरे पता चला कि इतनी बड़ी वीडियो बनाने में कितना टाइम और एफर्ट लगता है। और मैं इस चैनल पर अकेला काम करता हूँ, इसलिए ये प्रोसेस एंडलेस होता जा रहा था, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, he finds a quote for everything. यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। और अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हैं, then I'm sure you must have also realized that this takes a lot of time, energy, effort. So I'm grateful for your time. तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। Till then, Big thank you for being here. Oh, this is amazing. Well done, Being Human. Well done. That was such a great video. I had such a great time. I hope chat you also had a time. And if you did have, if you had a great time, please say hi so that Ramit sees this and he's also like, okay, nice. Because this entire thing I'm going to put out as a reaction video. I think it'll be nice. Wow, I can't wait for part 2. Please do go subscribe to official Being Human and please do support him. थोड़ा ज्वाइन वॉइन कर लो, थोड़ा सा सुपर चैट वगैरह दे दो उनकी तरफ, एंड ऑल्सो प्लीज मेंशन कि हमारे नर्ड आर्मी से आए हैं, लाइक समवन फ्रॉम द नर्ड आर्मी इज गोइंग देयर एंड you know saying their thanks to our friend Being Human. I'm also going to become a member, which reminds me. So great, so good. Thank you so much, Ramit. Thank you so much. And I want to see part 2. So I will see you in part 2 also. Bye.